Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today we are going to study about rubber plant. Rubber plant साइंटिफिक नेम क्या है इसका? हीविया ब्रेसिलेंसिस. कॉमन नेम पारा रबर. इसका यूज़फुल प्लांट पार्ट क्या है इसका? स्तंभ से प्राप्त लेटेक्स रबर चीर. इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन इसका हुआ साउथ अमेरिका से. ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में आरोही, काष्ठीय या उधर पादप से एक दूधिया मिल्की लेटेक्स निकलता है जिसका वे श्रवण करते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? मिल्की पदार्थ जो प्लांट से निकलता है उसे हम बोलते हैं लेटेक्स. लेटेक्स एक विशिष्ट प्रकार की लेटेक्स सेल या लेटेक्स ट्यूब में भरा होता है. लेटेक्स में हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक एसिड, खनिज, मिनरल्स, स्टार्च, शुगर, प्रोटीन, एंजाइम, एल्केलॉइड्स, रेजिन, गोन आदि इसमें उपस्थित होते हैं. कोलंबस ने अपनी खोज यात्राओं के दौरान हैती के निवासियों, अमेरिका में कोलंबस गया था जब, तो कोलंबस ने अपनी खोज यात्राओं के दौरान हैती के निवासियों को रबड़ की उछलने वाली व वाटरप्रूफ गेंद से खेलते हुए देखा. उसे ये स्थानीय भाषा में केकूच कहते हैं. कोकीच का मतलब क्या होता है? वीपिंग वुड. क्योंकि ये एक वृक्ष से उत्सर्जित होने वाले गोंद से तैयार किया जाता है तैयार किया जाता है, इसलिए हम उसको हैती में क्या है कि हैती के जो निवासी हैं, जब उन्होंने एक वृक्ष था, रबर प्लांट था, उसको कट किया, वहाँ से जो सीक्रेशन निकला उससे उन्होंने एक गेंद बनाई और उससे खेला, तो इसको उन्होंने केकूच बोला. यानी कि पेड़ को जब कट किया तो पेड़ रोने लगा, इसलिए उसने इसका नाम वीपिंग वुड रख दिया, इस पेड़ का नाम वीपिंग ट्री रख दिया और उससे गोंद तैयार की, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? केकूच नाम रख दिया. जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में इसका नाम रबर नाम दिया क्योंकि ये पेंसिल के चिन्हों को मिटाने में भी सक्षम होता है. चार्ल्स गुडियर ने 1839 में रबड़ का वल्केनाइजेशन किया जिससे रबड़ उद्योग में क्रांति आ गई. ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर. बॉटनिकल नेम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हीविया ब्रेसिलियंसिस. वर्निकुलर नेम पारा रबर. फैमिली यूफोर्बिएसी. यूजफुल पार्ट सीक्रेशंस जो होते हैं इसके रबर के, ये इसका यूजफुल पार्ट क्या है? इसका स्तंभ से प्राप्त लेटेक्स. हीविया उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील की अमेजन वैली का स्थानीय पादप है. यहाँ पर अमेजन वैली में ये अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अमेजन वैली में ये जंगली पादप के रूप में उगता है. इसके अलावा ये पेरू, बोलिविया, कोलंबिया के में भी जंगली अवस्था में मिलता है. – 1875 में ब्राज़ील से एकत्र बीजों को उगाकर श्रीलंका भेजा गया. श्रीलंका से मलाया, इंडोनेशिया में स्थापित किया गया. इसके अतिरिक्त रबड़ का रोपण लाइबेरिया, पश्चिमी अफ्रीका में भी किया गया. भारत में रबड़ का वृक्षारोपण 1902 में केरल में प्रारंभ हुआ. मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील जो है, अफ्रीका, नाइजीरिया, लाइबेरिया, जायरे में हीविया की खेती की जाती है. मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका व भारत सामूहिक रूप से विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का 90% उत्पादन करते हैं. रबड़ उत्पादन कुछ मुख्य कुल के पादपों से प्राप्त होता है. मेनली क्या है इसमें से? यूफोर्बिएसी, मोरेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडिएसी, सोपेटेसी.
व्यापारिक रबड़ के कुल उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन हीविया ब्रासिलियेंसिस से प्राप्त होता है, जो कि यूफोर्बी कुल का पादप है। प्रॉपर्टीज ऑफ रबड़: हाई स्ट्रेंथ, लो हीट बिल्डअप, बेटर रेजिस्टेंस टू वियर एंड फ्लेक्स क्रैकिंग। रबड़ एक लचीला, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक व ड्यूरेबल पदार्थ है। इसमें एयर टाइट व वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज होती हैं। रबड़ एक मैक्रोमोलिकुलर यौगिक है जो अनेक छोटे छोटे सरल सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। हीविया ब्रासिलियेंसिस इज ए डिप्लॉइड पेrennial monoecious and cross-pollinated tree species. It belongs to the genus Hevia and botanical family is Euphorbiaceae. Morphology of rubber yielding plant Hevia brasiliensis. इसके बॉटनिकल कैरेक्टर क्या हैं? हीविया ब्रासिलियेंसिस वेल ब्रांच स्टेम है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर व बेस पर 2 से 3 मीटर तक मोटाई इसकी होती है। ब्रांचिंग 4-5 मीटर ऊपर से प्रारंभ होती है। लीव्स पिटियोलेट, कंपाउंड, ट्राइफोलिएट होती है। फ्लावर्स स्मॉल, ग्रीन, सुगंधित, एक लिंगी, यौगिक असीमाक्ष पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में मेल फ्लावर नीचे होते हैं व फीमेल फ्लावर ऊपर लगे होते हैं। फ्रूट ट्राइलोक्यूलर कैप्सूल होता है व प्रत्येक लोक्यूल में एक सीड पाया जाता है। मैच्योर फ्रूट का विस्फोटन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म विस्फोटी विधि द्वारा होता है। हीविया से प्राप्त रबड़ जो होता है सबसे उत्तम किस्म का रबड़ होता है क्योंकि इसमें रबड़ हाइड्रोकार्बन का अनुपात अन्य अवयवों की तुलना में अधिक होता है। इसका लेटेक्स वाइट व लाइट येलो कलर का होता है। इसका नाम हीविया ब्रासिलियेंसिस का नाम पारा रबर क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट होता था वो पारा बंदरगाह से होता था, इसलिए इसका नाम पारा रबर रखा गया। क्लाइमेट एंड क्लाइमेट ऑफ रबर प्लांट हीविया plants require annual rainfall of 200 to 300 centimeter and 120 to 150 rainy days without any dry season and a warm temperature of 21 to 35 degree centigrade is suitable. Humidity ranging from 70 to 90% is ideal. हीविया सब ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसके लिए 200 से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेन व 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाली ह्यूमिड क्लाइमेट नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसका कि 70 से 90% इसका रेट होनी चाहिए। प्रोपगेशन प्रवर्धन प्रोपगेशन ऑफ हीविया प्लांट, हम इसके कल्टीवेशन पे आते हैं। प्रोपगेशन ऑफ हीविया प्लांट, हीविया प्लांट का प्रोपगेशन सीड्स द्वारा किया जाता है। सीड्स के अलावा इसका बड प्रोपगेशन कलिका रोपण भी किया जाता है। इसके बीजों की जीवन क्षमता वायबिलिटी अल्पकालीन होती है, इसलिए बीजों को परिपक्व होने के तुरंत पश्चात एकत्र करके उगाना चाहिए। बीजों को क्यारों में उगाकर सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं। इसके स्वस्थ पौधे का चयन कर जून जुलाई माह में इन्हें गड्ढों में स्थानांतरित करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पौधों को 4.5 से 5 मीटर की दूरी पर रोपण किया जाता है, जिससे 1 हेक्टेयर में कम से कम 500 पौधों का रोपण किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूनिंग।
प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई। प्रूनिंग टू ए हाइट ऑफ 2 to 2.5 मीटर अलाउड द डेवलपमेंट ऑफ स्मूथ ट्रंक विदाउट ब्रांचेज और लाइफ। प्रूनिंग का कार्य कब करते हैं? जब इसका जो ट्रंक होता है 2 से 2.5 मीटर की लेंथ में होता है, तब इसमें कटाई छटाई का कार्य, प्रूनिंग का कार्य करते हैं। प्रूनिंग क्यों की जाती है? इसकी पौधे को घना बनाने के लिए इसकी प्रूनिंग आवश्यक होती है। नोट के ऊपर से कट करते हैं। कट करने के बाद उस जगह से ब्रांचेज निकलती हैं। मिनिमम 2 ब्रांचेज होती हैं और 2 से भी अधिक ब्रांचेज वहाँ से निकलती हैं। और इससे क्या होता है कि जो स्मूथ होता है, जो इसका ट्रंक होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है इसका ट्री का, और साथ ही ये जो प्लांट होता है ये ज़्यादा घना हो जाता है। घना होने पर इसमें हमेशा नमी सी बनी रहती है। इसके बाद इंटरक्रॉपिंग। इन द फर्स्ट 2 years द लैंड इज नॉट फुली ऑक्यूपाइड बाय द रबर प्लांट। द इंटरस्पेस कैन बी यूटिलाइज फॉर ग्रोइंग इंटरक्रॉप विच डू नॉट इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ रबर प्लांट। फर्स्ट 2 साल का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है कि इसकी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो जो लेंथ का एरिया होता है वो खाली पड़ा होता है, तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए हम बीच में दूसरी फसल को उगा देते हैं। द कॉमन इंटरक्रॉप कल्टिवेटेड इन रबर प्लांटेशन इज बनाना, पाइनएप्पल, ट्यूबर क्रॉप, जिंजर, टर्मरिक, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल प्लांट। इनके बीच में जो फसल उगाई जाती है उसमें बनाना, पाइनएप्पल, ट्यूबर क्रॉप्स, जिंजर, टर्मरिक, वेजिटेबल्स और मेडिसिनल प्लांट्स को इसके बीच बीच में उगा देते हैं। मल्चिंग करते हैं। इसके बाद मल्चिंग में क्या होता है कि कोई भी 2 प्लांट है, जितने प्लांट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में सॉइल को मटेरियल लाइक ड्राई लीव्स से ढक देते हैं। ड्राई लीव, ग्रास कटिंग, इस तरह की कुछ भी मटेरियल जो होता है ना, कवर क्रॉप क्लोपिंग जितनी भी होती है, इनको इससे ढक देते हैं। कोई भी 2 पौधे हों या पूरे खेत में पौधों के बीच में जो प्लांट्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको ड्राई लीव्स से या ग्रासेस से उसको फैलाकर उससे ढक देते हैं। इसको ढकने से क्या होता है, एक तो रूट्स को गर्मी में ठंडा रखती है, ये सर्दी में इसको गर्म रखती है, और इससे वाटर का एवोपरेशन भी कम होता है, इसलिए इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। ये मल्चिंग प्रोसेस जो होता है सॉइल को तेज़ हवा, धूप, बारिश से भी प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ साथ ही मल्चिंग प्रोसेस जो होता है ये वीट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि सनलाइट नहीं आ पाती है। जब सनलाइट नहीं आएगी तो वीड्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। इसके अलावा फिर भी इसमें कई वीड्स इसके अंदर उग जाते हैं, तो उन वीड्स के कंट्रोल के लिए कई डाईयूरोन, सेमाजिना, एल्चोर, पेराक्वेट, ग्लाइफोसेट वगैरह इनका इस पर छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इनकी वीड्स की ग्रोथ नहीं आए। ये सब वीडिसाइड्स हैं सारे। इसमें से मेनली पेराक्वेट जो होता है ये मेन वीडिसाइड है जिसका छिड़काव सबसे ज़्यादा किया जाता है। देन हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सबसे पहले प्रारंभिक काल में क्या करते थे, हीविया के रबड़ का एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करते थे, हीविया के पातों को काट कर लेटेक्स को इकट्ठा कर लिया जाता था। इसके पश्चात वृक्ष के तनों में कुल्हाड़ी से अनियमित घाव बनाकर लेटेक्स संग्रहित किया जाने लगा। ये विधि पूर्णतः अवैज्ञानिक थी। इसके घावों से संक्रमण भी प्लांट्स में बढ़ जाता था। इसलिए आज का लेटेक्स के संग्रहण व संधारण को वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। आजकल विशेष चाकुओं की तरह की सहायता से चीरा लगाकर लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है। टैपिंग, चीरा लगाने
के लिए टेपिंग डायरेक्शन एंड स्लोप्स। टेपिंग, चूँकि हीविया के लेटेक्स वाहिकाएँ सर्पिल क्रम में विन्यासित होती हैं, इसलिए चीरा जो होता है वो अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य न लगाकर 30 डिग्री कोण पर तिरछा लगाना चाहिए। तिरछा, हीविया में लेटेक्स वाहिकाएँ क्या होती हैं, सर्पिल क्रम में व्यवस्थित विन्यासित होती हैं, इसलिए चीरा अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य न लगाकर 30 डिग्री के कोण पर तिरछा लगाना चाहिए। प्रत्येक चीरे की मोटाई 1 से 1.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। कभी कभी चीरा वी शेप में भी लगाया जाता है। एक तीसरी विधि जिसमें कि कई समानांतर सर्पिल चीरे लगाकर उन्हें एक ऊर्ध्व चीरे द्वारा जोड़ दिया जाता है। चीरे स्तंभ के आधार से कुछ ऊंचाई पर 2 से 3 फुट ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। वह चीरा लगाते समय उसके डेप्थ का ध्यान रखा जाता है, स्पीड कितनी है इसकी चीरा लगाने की, इसकी डेप्थ कितनी है और टाइम कितना लगेगा टेपिंग में, इन सब का ध्यान रखा जाता है। किस समय लगाना है चीरा, कौन से मंथ में किस समय लगाना है, इसका ध्यान रखा जाता है। वह द बेस्ट मंथ ऑफ ओपन न्यू एरियाज टेपिंग इन मार्च, मेनली इसका जो होता है मार्च के महीने में चीरा लगाया जाता है। चीरे स्तंभ के आधार से कुछ ऊंचाई पर 2 से 3 फुट ऊंचे पर लगाए जाते हैं तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसकी एधा नष्ट ना हो। सामान्यतः एक समय में स्तंभ से एक तरफ की अच्छी दूरी, मतलब कुछ एक तरफ से अच्छी दूरी पर ही एक एरिया में चीरे लगाए जाते हैं। लेटेक्स एकत्रित करने के लिए चीरे के ठीक नीचे एक बर्तन या पात्र रख दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे इसका लेटेक्स इसके अंदर एकत्रित हो जाता है। पात्रों में लेटेक्स का जो होता है कोगुलेशन रोकने के लिए, स्कंदन रोकने के लिए प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड व अमोनिया आदि इसमें मिला दिए जाते हैं। चीरे के निचले भाग पर वृद्धि हार्मोन जैसे 2,4-D, 2,4,5-T के इंजेक्शन द्वारा लेटेक्स की मात्रा को 30% तक हम बढ़ा सकते हैं। चीरा किस समय लगाता है? चीरा प्रातःकाल ही लगाया जाता है, क्योंकि कम ताप पर इसका प्रवाह तेज़ी से होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, वह दोपहर में इसका प्रवाह बंद हो जाता है। लेटेक्स सफ़ेद पीले रंग का एक लसलसा पदार्थ है जिसमें 25 से 40% तक रबर पाया जाता है। अब हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ रबर। लेटेक्स को एकत्रित कर लेते हैं। पहले तो एकत्र करने के बाद उसमें एंटीकोगुलेंट वगैरह मिला देते हैं ताकि ये कोगुलेंट नहीं हो। इसके बाद लेटेक्स को एकत्र करने के बाद रबड़ की फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। लेटेक्स को एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी छलनियों में फैक्ट्री में छाना जाता है, जिससे लेटेक्स में प्रेजेंट छाल के टुकड़े, लीव्स, मोटी अशुद्धियाँ, इम्प्यूरिटीज जितनी भी होती हैं इसके अंदर, वो सब दूर की जाती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए जब हमने इसको फैक्ट्री में भेजा तो एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी छलनियों में इसको छाना जाता है, जिसमें लेटेक्स में प्रेजेंट छाल के टुकड़े, लीव्स और जितनी भी मोटी मोटी इम्प्यूरिटीज जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है। लेटेक्स में प्रेजेंट पानी की मात्रा को हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रतामापी द्वारा मापकर स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कोगुलेशन करते हैं, स्कंदित करते हैं इसको। लेटेक्स को बड़े बड़े पात्रों में भर देते हैं। इसके बाद वे उसको स्कंदित किया जाता है, कोगुलेट किया जाता है। इसके लिए लेटेक्स में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है। इस मिश्रण को लगातार हिलाते रहते हैं। कोगुलेशन में क्या करते हैं, लेटेक्स को बड़े बड़े पात्रों में भर लेते हैं, वे इसमें कोगुलेट किया जाता है। इसके लिए इसमें फॉर्मिक एसिड तथा एसिटिक एसिड को कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में
मिलाते हैं वे इस मिश्रण को लगातार हिलाते जाते हैं। कोगुलेटिंग के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस होता है रोलिंग। स्कंदित रबड़ जो होता है उसको स्वच्छ पानी से बार बार धोया जाता है, वे फिर उसके बाद रोलर से दबाकर निचोड़ लिया जाता है। वह इसे मशीन चालित रोलर में डालकर शीट का रूप दे दिया जाता है। फिर रोलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राइंग का। स्कंदित रबड़ को पानी से धोया जाता है, फिर इसके बाद रोलर से दबाकर इसको निचोड़ दिया जाता है। जब रोलर से इसके निचोड़ने के बाद ये शीट का रूप दे दिया, अब इसको सुखाया जाता है। ड्राइंग का प्रोसेस होता है। रबड़ की शीट को सुखाने के लिए स्मोक हाउस में रखते हैं। वे इन कक्षों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड या कभी कभी 40 to 60 वैसे इसके लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है, लेकिन 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। लेकिन इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है कि हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही रखें। वे 2.5 मिलीमीटर शीट सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। इस शीट से हम अनेक प्रकार के रबर तैयार करते हैं। ड्राइंग में क्या करते हैं, रबर की शीट को सुखाने के लिए स्मोक हाउस में रखते हैं। इन कक्ष का तापक्रम 50 डिग्री से कम ही रखा जाता है। वे इस शीट को सूखने में 2.5 मिलीमीटर की शीट सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। अब हम इस शीट से अनेक प्रकार के रबर तैयार करते हैं। सॉर्टिंग, बेलिंग एंड पैकेजिंग। रबर तैयार हो गया, इसको सॉर्टिंग कर दी, इसका बेलिंग करके पैकेजिंग करके इसको मिल्स में भेज दिया जाता है। बेल्स बना के इसके पर किलोग्राम के और इसको मिल्स में भेज दिया जाता है। वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का वल्कनीकरण। संधारित रबर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसमें अधिक ताप पर लचीली होती है, वे कम ताप पर भंगुर होती है, इसलिए औद्योगिक उत्पादों में ये यूज़फुल नहीं होता है। रबड़ को अधिक चिरस्थायी, लचीला व तापरोधी बनाने के लिए इसका वल्कनीकरण करना आवश्यक होता है। वल्केनाइजेशन की खोज चार्ल्स गुडियर ने की थी 1939 में। इस क्रिया में रबड़ को सल्फर के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है। इसके फलस्वरूप ये हीट रेजिस्टेंट हो जाता है, चिरस्थायी हो जाता है, ताप प्रतिरोधी हो जाता है तथा अपघर्षण प्रतिरोधी हो जाता है। इसके लिए वल्केनाइजेशन के लिए क्या करते हैं, रबड़ को लेते हैं, उसके साथ उसमें रबड़ में गंधक के साथ मिलाकर उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है। इससे ये चिरस्थायी हो जाता है, हीट रेजिस्टेंट हो जाता है, एब्रेशियन रेजिस्टेंट हो जाता है और ये वल्केनाइज्ड रबड़ कहलाता है। सल्फर के अलावा अन्य रसायन जैसे सेलेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, नाइट्रो परऑक्साइड आदि का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये वल्केनाइज्ड रबड़ जो होता है ये हमारे लिए आगे इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़फुल होता है। यूजेज ऑफ पारा रबड़। पारा रबड़ के उपयोग 70% से अधिक रबड़ का उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों के टायर ट्यूब बनाने में होता है। About 70% of rubber produced is utilized to manufacture tire, tube and other article associated with the automobile. 70% से अधिक रबड़ का उपयोग टायर, ट्यूब व ऑटोमोबाइल से संबंधित सामानों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। It is also used for making electric goods, waterproof material and sports good. इसके अलावा इसका उपयोग इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने में, वाटरप्रूफ मटेरियल बनाने में व स्पोर्ट्स के मटेरियल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रबड़ का उपयोग खेल उपकरण बनाने में, रबराइज्ड वस्त्र, रेनकोट आदि बनाने में, एडेसिव टेप इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, रबड़ का उपयोग गुब्बारे, दस्ताने, ग्लव्स, हॉस्पिटल में ग्लव्स काम आते हैं,
इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में ग्लव्स काम आते हैं। इनके उपयोग गुब्बारे बनाने में, दस्ताने बनाने में, वॉशर बनाने में, गास्केट्स, होस पाइप, इरेजर्स, टॉयज़, बेल्ट, पेन, कॉम और चटाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। असांदित लेटेक्स फुटवियर बनाने में, असांदित लेटेक्स फुटवियर उद्योग में एडेसिव सॉल्यूशन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। रबर का उपयोग जूतों के तले बनाने में भी किया जाता है। फोम रबर का उपयोग गद्दे, तकिए, फर्नीचर व मोटर गाड़ियों की गद्दियों के निर्माण में भी किया जाता है। रबर का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न के केबल्स, कैबिनेट्स व चिकित्सकीय उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बिजली के तारों के इंसुलेशन में भी रबर का उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में भी रबर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेडियो इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।